Yes, dear students, this class is in continuity to the class we had earlier, boundary conditions for magnetic field, and now we'll discuss boundary conditions for electric field. Okay, so for electric field again हम ने दो मीडियम जो है कंसिडर किए हैं, मीडियम 1 यहाँ पर है, मीडियम 2 इधर है, और इनके बीच में जो है आपका इंटरफेस हमने चूज़ किया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है हमने कंसिडर किया, एक सरफेस जो है हमने कंसिडर किया है अलोंग विद दिस मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल की आपकी थर्ड इक्वेशन जो है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन का दोनों साइड जो है सरफेस इंटीग्रल जो है लेते हैं ओवर द सरफेस ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल जो हमने लिया है इसके सरफेस पे अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं मैक्सवेल्स के थर्ड इक्वेशन का, तो हमारा क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई इसका सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी का सरफेस इंटीग्रल। किस सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके, तो अब हम जो है स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे इसमें। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई वेक्टर है उसका आपने कर्ल ले लिया है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और उसका अगर आप सरफेस इंटीग्रल जो है ले रहे हैं तो ये उस वेक्टर के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा ओवर दी क्लोज लूप। ठीक है, लाइन इंटीग्रल, ये डीएल लाइन क्या होगी, जो इस सरफेस को इनक्लोज किए हुए। अब हमने सरफेस क्या लिया हुआ है, ये रेक्टेंगल लिया हुआ है, और इसके सरफेस को क्या लाइन इनक्लोज कर रही है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोज लूप जब बनाया हुआ है उसका लाइन इंटीग्रल ले ले, या फिर हम कर्ल जो है ऑफ ए वेक्टर उसका सरफेस इंटीग्रल ले ले, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे एज पर योर स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम को यूज करते हुए जो है हम यहाँ पर ये जो मैक्सवेल्स की इक्वेशन है डेल क्रॉस ई, इसको हम लिख लेते हैं ई डॉट डी एल ओवर द बाउंड्री ए बी सी डी ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पर हमने इधर ये इंटरफेस जो है आपका लिया हुआ था, और आपके रेक्टेंगल की ये जो साइड है ए डी, इसकी हाइट हमने ले ली है एच। ठीक है, डेल एच जो है एक स्मॉल हाइट जो है हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें कंडीशंस देखनी है बाउंड्री पे। ओके, तो हमने कहा स्टोक्स थ्योरम से डेल क्रॉस ई जो है आपका ई डॉट डी एल के बराबर है, तो यहाँ पे ए बी सी डी ओवर दिस रेक्टेंगल हमने लिया ई डॉट डी एल, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल टी डी एस। तो हमने क्या किया है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन यूज की है। ओके, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन और स्टोक्स लॉ यूज करके हम इस स्टेटमेंट पे पहुंच गए हैं। ओके, अब हमने क्या देखा कि आपका ये जो ए बी सी डी जो लूप हम बना रहे हैं इसके चार जो बाउंड्री है ए बी, ठीक है, सी डी आपका ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर जो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा बी सी की तरफ से आएगा और ऐसे ही डी ए की तरफ से आएगा, आपका पूरा जो है क्लोज लूप जो है बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे ए बी ई वन डॉट डी एल और ई टू जो है डॉट डी एल सी डी। क्यों, हमने क्या देखना है कि ई वन जो फर्स्ट मीडियम में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या है, और सेकेंड मीडियम में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई टू जो है वो। ठीक है, तो E1 का वेरिएशन हमने देखा, E2 का वेरिएशन देखा, E1 आपका AB लाइन के अकॉर्डिंग देखा हमने, और E2 जो है CD लाइन के डायरेक्शन में हमने देखा। प्लस इसी तरीके से आपके जो कंट्रीब्यूशन है BC और DA साइड से भी आ जाएंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल टी DS। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस पे हमें पहुंचना है। इंटरफेस पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हम डेल एच की हाइट जो है इसकी रेक्टेंगल की हाइट जो है उसको स्मॉल करते रहेंगे। मीन्स ए बी जो है ये जो लाइन है इसको हम बिल्कुल पास लेके आते रहें, ऐसे ही सी डी जो लाइन है इसको हम इंटरफेस के पास लेके जाते रहें। तो दोनों लाइन को अगर हम इंटरफेस के पास अगर लेके जा रहे हैं तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, डेल एच की वैल्यू जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। उसकी हाइट को बिल्कुल आप जीरो कर दो तो अल्टीमेटली आपका ए बी और सी डी जो है आपके एक दूसरे से मिल जाएंगे, कहाँ पर, इंटरफेस पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये यूज़ करते हुए आपका जो है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ए बी जो है आपका, ये ए बी जो है बिल्कुल ये इंटरफेस पे आ गया है इधर, और इधर से ये आपका सी डी जो है इधर इस डायरेक्शन में ये ऊपर आ गया, तो आपका जो सरफेस एरिया जो था इस रेक्टेंगल का वो तो बचा ही नहीं है, सिंपल एक लाइन रह गई, तो सरफेस एरिया हो गया आपका जीरो। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर आप जीरो लेंगे तो यहाँ पर ई वन डॉट डी एल और ई टू डी एल जो है ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों, आपका ये जो साइड से जो कंट्रीब्यूशन है ये तो इक्वल एंड अपोजिट है आपके, ये जीरो हो जाएंगे। हमें सिर्फ जो देखना है यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है उसका फाइनाइट कंट्रीब्यूशन रहेगा इस केस में, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको इंटरफेस पे लेके आ रहे हो तो आपका सरफेस भी जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली इन दोनों का भी इंटीग्रेशन का सम जो है जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है देख रहे हैं कि आपका डेल एच जैसे ही आपने रिड्यूस किया तो आपका जो
बी सी और डी ए से तो आपने क्या हाइट रिड्यूस कर दी, तो बी और सी का तो कंट्रीब्यूशन कुछ बचा ही नहीं, हाइट तो जीरो हो गई आपकी, बचे सिर्फ ये जो अलोंग द लेंथ जो आपका कंपोनेंट था वो भी हम इस इंटरफेस पे ले आए हैं, तो एक लाइन के जैसे ये सिर्फ रह गया है, एस की वैल्यू तो आपकी जीरो हो गई है। ठीक है, तो उस केस में जो है आपका E1 डॉट डी एल ए बी जो है, ठीक है, E1 डॉट डी एल जो है आपका सिंपल जो है लाइन क्या है, डी एल जो है ए बी, ठीक है, एक ए बी लेंथ की करस्पॉन्डिंग है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं और एक हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो आपका E2 DL जो है वो सिंपल क्या बन जाएगा, E2 डॉट सी डी, ठीक है, DL की लेंथ इसमें CD बन गई है, तो यहाँ पर दोनों का सम जो है आपका अल्टीमेटली जीरो हो गया है यूजिंग दिस, तो E1 डॉट ए बी प्लस E2 डॉट सी डी इज इक्वल टू जीरो आपका हो गया है। ठीक है, तो E1 डॉट ए बी माइनस E2 डॉट ए बी हम इसको लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से आपका डायरेक्शन जो है ए बी का डायरेक्शन ये है और सी डी का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो आप दोनों का लेंथ इक्वल है तो आप इसको माइनस ए बी लिख सकते हैं सी डी को, ये यूज करते हुए आपका E1 ए बी इज इक्वल टू E2 ए बी, और ये क्या है E1 डॉट ए बी, ये E1 जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका मीडियम 1 में, और ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट इंटरफेस की ये बनेगा और इंटरफेस के पैरेलल जो है आपका वो टेंजेंशियल कंपोनेंट कहलाएगा, तो E1 डॉट ए बी जो है सिंपल क्या हो जाएगा, ये E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आप सिर्फ ले लीजिए। इसी तरीके से CD जो है ये सिर्फ अलोंग दिस लेंथ आप देख रहे हैं इस लेंथ में, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट तो आपका जीरो हो गया है, ये क्योंकि हमने हाइट जीरो कर दी है यहाँ पे, तो ये कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही नहीं, और यहाँ पे ये सेकंड मीडियम था, सेकंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट CD के अलोंग जो था उसको E2T लिख सकते हैं, तो हमने देखा E1T इज इक्वल टू E2T हो गया है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट, अब टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, ये आपका अगर इंटरफेस है तो इसके टेंजेंट आप ड्रॉ करते रहो उस डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट मिलेगा दैट विल बी द टेंजेंशियल कंपोनेंट। इंटरफेस के नॉर्मल अगर आप बात करेंगे तो ये नॉर्मल कंपोनेंट हो जाता है, तो हमने क्या देखा कि नॉर्मल कंपोनेंट का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ठीक है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो आपका कंटिन्यूस रहेगा, मींस E1 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट और E2 का इधर से टेंजेंशियल कंपोनेंट ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूस रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या था आपका नॉर्मल कंपोनेंट जो था वो आपका कंटिन्यूस था। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक तरीके से आप कहेंगे कि बिहेव करते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का कंटिन्यूस रहता है और टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है, और दोनों ही केसेस में इसमें नॉर्मल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके।